Hello everyone, welcome back to my channel Biological Domain. In last video we have discussed DSSB TGT Science 2014 question from 157 to 174 and today we will discuss after 174. So first question of today's session is that 175, that question is a fly of Drosophila is trisomic for one of the chromosomes A, B, C and D. Means Drosophila has 4 types of chromosome. Which one among following expression is correct for this animal? Means if it is trisomic means it is मतलब जो ड्रोसोफिला है उसमें क्या है, एक क्रोमोजोम उसका एवरेट हो चुका है, एक क्रोमोजोम खराब हो चुका है, वो ट्राइसोमिक हो चुका है. ऐसे डाइप्लॉइड नंबर में प्रेजेंट होते हैं सारे क्रोमोजोम. तो अगर डाइप्लॉइड नंबर में वो प्रेजेंट होंगे तो आपको किस तरह का वो दिखाएगा, जैसे ये 175 का जैसे डाइप्लॉइड करेक्टर मतलब 2A. तो जैसे डाइप्लॉइड में दिखाएगा A, B, C, D 4 तरह के क्रोमोजोम हैं. तो इसका डाइप्लॉइड जब मैं बनाऊंगी तो AA, BB, CC और DD. तो जब क्रोमोजोम में खराबी होती है, ये हम लोग म्यूटेशन में या क्रोमोजोमल एबरेशन में पढ़े हैं ह्यूमन में कि ट्राइसोमी होता है तो कौन सा डिजीज होता है, फिर ऑटोसोमी होता है तो कौन सा डिजीज होता है. मतलब क्रोमोजोम की पेयर में मतलब 4 पेयर में से एक पेयर में खराबी होना वो होता है क्रोमोजोमल एबरेशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम. जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम खराब हो जाए तो ये आपका 2-2 में प्रेजेंट है, डाइप्लॉइड है ये. तो अगर इसका ट्राइसोमी होगा तो वो ट्राइसोमी कहाँ होगा, किस क्रोमोजोम में होगा, A, B, C और D. तो आप ये ऑप्शन से इसको छाटिए. ट्राइसोमिक का मतलब 3 होना, अभी डाइप्लॉइड है तो ट्राइसोमी. ये तो आपका नॉर्मल दिख रहा है A, B, B, C, D. फिर ये भी आपका नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे D को एक हटा दिया है, ये हटाएगा नहीं. ऑटोसोमी में होता है कि एक डिलीशन होता है क्रोमोजोम का एक पेयर से, लेकिन ट्राइसोमी का मतलब एक एडिशन होना है, एक क्रोमोजोम पेयर में एक एडिशन होना, मतलब 2 है तो 3 होना. तो ये तो गलत हो गया आपका. फिर ये थर्ड ऑप्शन अगर देखते हैं तो ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये हाँ. तो थर्ड पे आपका ट्राइसोमी हो रहा है. लास्ट भी देख लेते हैं हम लोग. ये आपका यहाँ 4 हो जा रहा है तो ट्राइसोमी तो ये है नहीं, टेट्रासोमी हो गया. तो आपका सुटेबल आंसर क्या होगा, ये C. तो ड्रोसोफिला फ्लाई जब ट्राइसोमिक होगा तो किस क्रोमोजोम मतलब इस तरह का आपको वो स्ट्रक्चर दिखेगा, एक क्रोमोजोम में उसका गड़बड़ी होने के कारण ये ट्राइसोमिक हो गया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 176. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज म्यूटाजेनिक एजेंट. म्यूटाजेनिक एजेंट जो होता है जो म्यूटेशन कॉज करता है तो वो कौन है, एक्सरे है, यूवी रे है, मस्टर्ड गैस है या ऑल ऑफ द एबव है. तो ये सारे जो है म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं. ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. 177 क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन अकॉर्डिंग टू लैक ऑपरेंट मॉडल. लैक ऑपरेंट मॉडल में अगर लैक्टोज अब्सेंट हुआ तो क्या होगा. तो उसके लिए हम लोग आपको देखते हैं लैक ऑपरेंट मॉडल जो कि ई कोलाई एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया में होता है. ये लैक ऑपरेन जो है एक ऑपरेन है या इसको ग्रुप ऑफ जीन्स भी बोल सकते हैं. बी था सिंगल प्रोमोटर, एक प्रोमोटर होता है जो कि ट्रांसक्राइब्ड होता है सिंगल mRNA में. और ये जीन्स इन द ऑपरेन इनकोड प्रोटीन, प्रोटीन को इनकोड करेगा डेट अलाउ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को अलाउ करेगा कि वो लैक्टोज को यूज करके अपना एनर्जी सोर्स पूरा करे. हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया ह्यूमन शरीर में या कहीं भी वो उसमें रह के एक पैरासाइट के जैसा वो क्या करता है, अपने फीड करता है और ह्यूमन में डिजीज पैदा करता है. और कुछ गुड बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया भी हैं. तो ये जो पूरा करता है तो वो लैक ऑपरेंट मेथड से करता है, मतलब एनर्जी लेगा तो लैक्टोज को ही तोड़ेगा वो. तो इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए. तो इस तरह का अगर आपको दिखे ये लैक्टोज के एब्सेंस में ये कैरेक्टर दिखेगा. जैसे ये कैप्साइट है, यहाँ ऑपरेटर है, यहाँ लैक जेड, लैक वाई, लैक ए है. तो अगर प्रोमोटर के प्रेजेंस में एक प्रोमोटर होता है
तो आरएनए पॉलीमरेज से रिप्रेशर में चेंज होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये चीज़ यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब पॉलीमरेज रिप्रेशर में चेंज नहीं होगा। और सेकेंड में अगर देखते जहाँ पे एक लैक्टोज है वहाँ पे क्या होगा, कैप्साइड, यहाँ पे प्रोमोटर है जो ऑपरेटर इसके बीच में है, लैक जेड लैक वाई लैक ए, तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज रिप्रेशर में आ जाएगा। तो यही है, लैक्टोज का एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो लैक ऑपरेंस से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ होता है, तो इकोलाई में होता है। और इसमें क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, तो लैक्टोज के प्रेजेंस में होता है। 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने जीन्स प्रेजेंट है लैक ऑपरेन में, तो 3 तरह के जीन है स्ट्रक्चरल जीन, लैक जेड लैक वाई और लैक ए। इसमें प्रोमोटर कितना होता है, तो एक ही प्रोमोटर होता है। बस ये क्वेश्चन आपसे लैक ऑपरेंड के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछा है कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा, हाँ, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर साइट में बंध जाएगा, वो काम नहीं करेगा। हो गया। बाकी अब ऑप्शन देखिए, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब फॉर लैक्टोज परमिएज, ये तो होता ही है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है लैक्टोज से। फिर आरएनए पॉलीमरेज इंटरेक्ट विद डीएनए टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, तो ये भी होगा, लेकिन इस लैक्टोज से नहीं है और ये भी नहीं होगा। तो आपका सुटेबल यही है कि जब एब्सेंट होगा लैक्टोज तो क्या होगा, रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर साइट पे बंध जाएगा। जैसे देखिए रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर साइड में ही आ गया ना, यहाँ से आगे वो बढ़ने ही नहीं देगा। फिर 178 क्वेश्चन आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन में कौन हेल्प नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन और प्रोटीन मॉर्फोलॉजी। तो जीन एक्सप्रेशन को हम लोग जानते हैं कि क्या है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन जो जीन को एक्सप्रेस करे, प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ए फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, एक तरह का प्रोसेस है जहाँ इंफॉर्मेशन को एक जीन से लिया जाता है और उसको फिर यूज किया जाता है किसमें, फंक्शनल जीन प्रोडक्ट में। ये 2 स्टेज से पूरा होगा। पहला होगा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होगा, जो एमआरएनए जो प्रोडक्शन होगा एमआरएनए में बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, वो बनाएगा पहले और उसके बाद क्या करेगा, फिर उसको एमआरएनए मॉलिक्यूल्स में रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे कौन जीन एक्सप्रेशन को नहीं दिखाएगा, ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही होगा, ट्रांसलेशन होगा ही होगा, प्रोटीन डिग्रेडेशन भी होगा, प्रोटीन भी टूटेगा, लेकिन प्रोटीन मॉर्फोलॉजी ये आपका इसमें कोई काम नहीं है इसका, तो ये आपका आंसर होगा। 179 क्या है, द पॉलीमरेज मॉलिक्यूल रैपिडली स्लाइड्स अलोंग द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ड्यूरिंग दिस स्लाइडिंग इट कम्स अक्रॉस अ प्रोमोटर सीक्वेंस, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन टू एक्सप्लेन द एबव स्टेटमेंट। मतलब यहाँ बोल रहा है कि एक पॉलीमरेज मॉलिक्यूल है जो स्लाइड्स कर रहा है रैपिडली, एक डीएनए है उसमें पॉलीमरेज मॉलिक्यूल रैपिडली स्लाइड कर रहा है, तो इस स्लाइड में वो प्रोमोटर के सीक्वेंस में आएगा। तो यहाँ पे इस क्या एक्सप्लेन है, मतलब किस तरह का ट्रांसक्रिप्शन होगा इसमें, बैक्टीरियल, ईस्ट, सिग्नल ट्रांसडक्शन या एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो होगा ही नहीं, सिग्नल ट्रांसडक्शन भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अगर बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन का बात कहें तो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज कॉपीड इनटू अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए विथ यूज ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको ये पॉलीमरेज का यहाँ पे आया है जिक्र, तो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन ये आंसर होगा आपका 179 का। वो 179 डन। 180 क्या है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल एक्सप्लेनिंग यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन।
यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अनुसार क्या आपको इन ऑप्शंस में सही है? पहला ऑप्शन है इट हैज ए सिंगल ऑरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेकेंड है डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ओनली वन फेज ऑफ द सेल साइकिल। थर्ड है आपका ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स इज नॉट वेल डिफाइंड। फोर्थ है आपका टेलोमेरेज एक्शन इज नॉट सी। तो अगर ये बात किया जाए आपको डीएनए रेप्लिकेशन का, ये सेल साइकिल में हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ये होता है आपका जीवन फेज, सॉरी एस फेज में होगा। तो एस फेज में कहाँ होगा? तो ड्यूरिंग वन फेज में ही, मतलब दो तरह से होता है सेल साइकिल, इंटरफेज और एम फेज, कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो इंटरफेज में भी 3 फेज है आपका, G1, S और G2। तो G1 में ग्रोथ होता है वो मेटाबॉलिकली, फिर S फेज में सिंथेटिक फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, और फिर G2 में क्या होता है? फिर से जो ग्रोथ बचा हुआ है माइटोसिस में जाने के पहले वो फिर से ग्रोथ कर लेता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग देखते हैं कि एक ही साइकिल में होता है, एक ही फेज में होता है। तो इसका सुटेबल आंसर होगा डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस only one phase of cell cycle. 180 is done. 181. A plant tissue from the hypodermal region of a young dicot stem possesses elongated living cell with uneven thickening at the corners. How do you recognize this tissue? एक प्लांट टिश्यू है जिसको अगर हाइपोडर्मल रीजन से देखा जाए यंग डाइकोट स्टेम में, वहाँ पे वो इलोंगेटेड लिविंग सेल है, मतलब, और उसमें अनइवन थिकनिंग है, मतलब एक जगह छोटा, एक जगह, मतलब एक जगह ज़्यादा थिक है, एक जगह कम थिक है। तो वो कौन सा सेल हो, वो कौन सा टिश्यू होगा? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरिड? हम लोग जानते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये आपका क्या है? सिंपल टिश्यू का टाइप्स है, और स्क्लेरिड्स जो है स्क्लेरेनकाइमा का टाइप्स है। तो अब हम लोग को सबका स्ट्रक्चर जानना होगा कि वो कैसे है। पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये लिविंग सेल है। कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल है, ये सपोर्टिंग सिस्टम में काम करता है। स्क्लेरेनकाइमा नॉन लिविंग सेल है, कभी ऐसे भी पूछ सकता है, ये नॉन लिविंग सेल है, और स्क्लेरिड इसका टाइप्स है। तो अनइवन थिकनिंग अगर हमको देखने को मिलेगा तो वो कॉलेनकाइमा में दिखेगा, कहीं ऐसा कहीं ऐसा, इस तरह से दिखेगा। तो ये कॉलेनकाइमा आंसर। 182 क्या है? द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 183 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम। यहाँ क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट, जो कि एंजाइम का पार्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देता है, तो वो कौन है? जिंक है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, या मैंगनीज है? तो आपका आंसर होगा पोटासियम। पोटासियम इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम, मतलब मोर देन 40 एंजाइम्स का ये एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकता है। 184 आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन C3 एंड C4 पाथवे। दो तरह के पाथवे होते हैं, C3 और C4। तो उसमें एक्सेप्टर जो है CO2 का वो कौन है रिस्पेक्टिवली हमको देखना है। पहले C3 का देखते हैं कौन है, और C4 का कौन है। तो C3 का आपका राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, और C4 का क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। 184 इज डन। राइबोलोज बाइफॉस्फेट और एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। 185 क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया इन लेगुमिनस रूट नोड्यूल्स। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के लेवल जो अमोनिया में है उसके रिडक्शन में? कहाँ? लेगुमिनस रूट नोड्यूल्स में। तो इसका आपको आंसर होगा नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल। 186 क्या है? वेयर डू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, साइट्रिक एसिड साइकिल स्टेप्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस।
रिस्पेक्टिवली दे अकर एट वेयर। तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड क्रिस्टी। आपको यहाँ क्या पूछा था? साइट्रिक एसिड साइकिल स्टेप्स, जहाँ स्टेप्स करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस। तो साइट्रिक एसिड साइकिल हटता है आपको साइटोप्लाज्म से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड क्रिस्टी। 187 आपका है, 187, हाँ। प्लांट दैट फ्लावर अंडर द फोटो पीरियड लेस देन द क्रिटिकल डे लेंथ। जो प्लांट्स, एक प्लांट्स है जो फ्लावर हो, मतलब फ्लावरिंग करता है अंडर द फोटो पीरियड लेस देन द क्रिटिकल डे लेंथ, तो वो आपका शॉर्ट डे प्लांट होगा। ठीक है। 188 क्या है? विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट with reference to spermatogenesis? Spermatogenesis is the process in which sperms are formed. तो इसमें कौन गलत है? तो it occurs in the seminiferous tubules of the testis, ये सही है आपका, seminiferous tubules में होता है। Meiotic division leads to the formation of 4 spermatids, हाँ ये भी सही है, क्योंकि meiotic division से ही क्या होते हैं? स्पर्म और ओवा बनते हैं। थर्ड आपका ओनली वन फंक्शनल स्पर्म्स गेट मैच्योर्ड आउट ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स, ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्पर्म्स मैच्योर्ड होगा, ये गलत है। अब लास्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस क्लोजली एसोसिएटेड विद सर्टोरी सेल, ये भी सही है। तो आपका ये होगा, नॉट पूछा था इसमें, तो सी ऑप्शन सही होगा। 88 इज डन। नेक्स्ट इज 189। 189 क्या है आपका? What is the function of pancreatic amylase enzyme in the process of digestion? पैनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम जो है डाइजेशन में, उसका क्या फंक्शन है? माल्टोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज ये तो पता है, ये सबका दिया हुआ है आपको, किससे फॉर्म करता है? तो माल्टोज जीजी, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लाइकोजन माल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर लैक्टोज आपका ग्लूकोज गैलेक्टेड, और सुक्रोज जीएफ, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि डाइजेशन में पैनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम का जो फंक्शन है वो कौन करता है? तो ग्लाइकोजन से माल्टोज में चेंज होता है, ये हम लोग देखे हैं। और 190 क्या है? व्हाट इज ब्रोकाज एरिया? ब्रोकाज एरिया क्या है? फर्स्ट, इट इज द मोटर स्पीच एरिया। सेकेंड, प्राइमरी विजुअल एरिया लोकेटेड इन ऑसिपिटल लोब्स। C, primary somatosensory area. D, area which interprets the sensation of smell. तो Broca area is related to motor speech area. It is related to motor speech area. 191, a diet rich in oxalates, lack of adequate water to hold the precipitate material in solution, and hyperparathyroidism may cause। अगर एक डाइट ले रहा है कोई पर्सन, उसमें ऑक्जिलेट्स का मात्रा ज़्यादा है और वाटर का मात्रा कम है, तो वो कौन, और हाइपरथायरॉयडिज्म भी है उसमें, तो वो कौन सा डिजीज हो सकता है? रेनल फेलियर, नेफ्रिटिस, किडनी स्टोन, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऑक्जिलेट का अगर ज़्यादा डाइट ले रहा है वो और एडिक्वेट वाटर नहीं ले रहा है, तो उसको किडनी स्टोन्स हो सकता है, क्योंकि स्टोन जो होता है किडनी का, वो आपको ऑक्जिलेट्स का ही बना होता है। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रिफर्स टू पल्मोनरी सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा सीक्वेंस सही है? तो इसको आप राइट आंसर ही देखते हैं डायरेक्ट। तो ये वेना केवा से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से पल्मोनरी ट्रंक में, फिर वो दोनों लंग्स के ओर चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, और उसके बाद सारे पार्ट्स में जाता है। वेना केवा इज द लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट आर्टरी। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो उसको पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में भेजा जाता है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद वो आगे की प्रोसेस में जाता है। तो ये बी आपका सुटेबल आंसर है 92 का। 93 क्या है आपका? Identify the one among the following
which does indicate the correct functioning of hormone of the adenohypophysis. Adenohypophysis is a part of pituitary, मतलब ब्रेन का पार्ट है। तो ये कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है 193 का, वो हम लोग देखते हैं। तो GH स्टिमुलेट्स बोन एंड मसल ग्रोथ, नहीं, ग्रोथ हार्मोन है GH का मतलब। LH स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन, नहीं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, मे बी। MSH इंक्रीजेज पिगमेंट सिंथेसिस एंड डिस्पर्सल। तो आपका क्या पूछ रहा है इसमें, फॉलोइंग विच डज नॉट इंडिकेट। हाँ, क्वेश्चन को सही से पढ़िए, विच डज नॉट इंडिकेट। तो GH क्या है, ग्रोथ हार्मोन है आपका। सारा ये आपका ब्रेन के हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है स्टिमुलेट्स बोन एंड मसल ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन है तो ये मसल्स और बोन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा ही, तो ये सही है। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन, ये भी आपका सही है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका मेमरी ग्लैंड, नहीं, ये गलत है, सॉरी। और MSH इंक्रीजेज पिगमेंट सिंथेसिस एंड डिस्पर्सल, तो मेलानोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ, ये पिगमेंट सिंथेसिस और डिस्पर्सल में काम करता है। तो आपका ये भी सही है डी भी। तो यहाँ गलत पूछ रहा है तो ये आपका FSH वाला होगा गलत। 94 क्या है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिफरेंस टू ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा के अनुसार क्या सही है आपका। तो यहाँ पे क्या है, फीटल एंड मैटरनल ब्लड डज नॉट मिक्स। तो फीटल का जो ब्लड होता है और मैटरनल जो ब्लड होता है वो मिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा से वो अलग अलग रहता है। तो ये आपका सही होगा। 95 क्या है, द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर इकोलॉजिकल नीचे। इट इज क्या है, इकोलॉजिकल नीच जो है वो क्या है, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, या बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, या असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, या फंक्शनल रोल एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इन कम्युनिटी है। तो इसका सुटेबल आंसर क्या होगा 95 का। तो इकोलॉजिकल नीच ये है फंक्शनल रोल एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इन अ कम्युनिटी। कैसा फंक्शनल रोल है सारे ऑर्गेनिज्म का एक कम्युनिटी में, यही आपको इकोलॉजिकल नीच दिखाता है। तो आपका 95 हो गया। अब हम लोग 96 को देखते हैं। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपुल ऑफ ए विलेज, एक विलेज है उसका पॉपुलेशन 10,000 है, जहाँ पे 1500 का जन्म हर साल होता है और 500 का हर साल मृत्यु होता है। तो वहाँ का ग्रोथ रेट क्या होगा उस विलेज का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं 196 का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन क्या है आपका, पॉपुलेशन आपका टोटल कितना है 10,000। वहाँ पे आपका क्या बोला है कि बॉर्न जन्म कितना लेते हैं 1500 ईयर में, एवरी ईयर, एक सालाना आपको पूछ रहा है। और जो मृत्यु होता है, डेथ होता है, वो 500 का होता है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ग्रोथ रेट पूछ रहा है आपको। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग बर्थ रेट निकालते हैं, कितना रेट है बर्थ रेट, जन्म लेने का दर कितना है। तो इसको हम निकालने के लिए जितना जन्म लिया उतना, उसके डिवाइडेड बाय जितना पॉपुलेशन है टोटल इंटू 100, इसी तरह निकलेगा। तो अब इसको, तो कितना हुआ ये, फिर आपका डेथ रेट निकालेंगे। डेथ रेट तो 500 बटा 10,000 गुने 100, तो ये आपका ये आपको मैं निकाल के बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट। 196
196 का मैं रेट निकालना था ना मुझे। तो बर्थ रेट का 1500/10,000 इंटू हाँ सही तो निकाला मैंने। 15% डेथ रेट अगर निकालेंगे तो ये आपका 5% निकला। अब हमको नेट ग्रोथ रेट निकालना है, नेट ग्रोथ रेट। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 5.15 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.1, सो 10%। ये आपका जो आया ये परसेंट में है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए इस तरह से। फिर ये 0.1 आया, और इसको अगर जब फिर टोटल एवरेज में देखेंगे तो ये 10% का ग्रोथ दिख रहा है। ऐसे भी आपको इतना चेंज करने का ज़रूरत नहीं था। बर्थ रेट आपका 15% निकला, डेथ रेट 5% निकला, तो ये नेट कितना निकला 10%। तो सिंपली 15 - 5 भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया। तो इसका कितना होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट में दिया होगा तो ये 0.10%, यहाँ परसेंट ना दे के इसको पॉइंट में दे दिया। तो 196 इज डन। मोस्ट ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जल्दी से। 197 क्या है, व्हाट इज द मेन वेजिटेशनल टाइप्स फाउंड इन द वेस्ट इंडिया। क्या है, व्हाट इज द मेन वेजिटेशनल टाइप्स फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट इंडिया, नॉट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो 97 का क्या होगा, आपका बताइए। तो जो ये वेजिटेशनल टाइप्स पाया जाता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, वो आपका क्या होता है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और डेसिडुअस और मैनग्रोव टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं वहाँ। और आपका क्या है, 97 इज डन। 98, द लायन टेल्ड मंकी मैकाका साइलेनस आर फाउंड ओनली, कहाँ पाए जाते हैं लायन टेल्ड मंकी मैकाका। तो ये आपको पाए जाते हैं कहाँ, वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग त्रावणकोर एंड मैसूर। 99, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए कौन सही है, तो एक तरह का ये पॉल्यूटेंट है जो आपको फिश में पाया जाता है। तो उसको क्या करेगा, पॉल्यूटेंट्स आर एक्यूमुलेटेड इन टिश्यू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलोंग द फूड चेन। एक बायो एक्यूमुलेशन होता है, एक बायो मैग्निफिकेशन होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब जमा होना, और लेकिन वही जो जमा हुआ है पॉल्यूटेंट्स अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है फूड चेन में, तो वो आपका क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन। 200 क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के मेंटेनेंस के लिए कौन चैलेंज है, तो आपका क्या चैलेंज है, तो CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O, ये आपके लिए चैलेंज है। आज हम लोग ने एटलीस्ट सारा क्वेश्चन कर लिया। DSSB TGT साइंस 2014 में जो बायो, स्पेशली बायो के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जो हम लोगों ने 141 से लेके 200 तक लगभग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। होप कि आपको ये सॉल्यूशन 2014 साइंस का DSSB का समझ में आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।